शंकर दयाल शर्मा ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले, मध्य प्रदेश के भोपाल से आने वाले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभालने वाले, कैसे बने देश के नवे महामहिम, किस तरह से उनके नाम को आगे किया गया, कौन कौन से लोग रेस में थे और शंकर दयाल शर्मा ने किस तरह से सभी को पीछे करते हुए इस रेस को, इस जंग को जीत लिया, एक एक करके आज हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं किस तरह का रहा है उनका राजनीतिक सफर। 1940 में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष काफी तेजी से हिंदुस्तान के हर हिस्से में आगे की ओर बढ़ रहा था। उसी समय उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की, बल्कि आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हर जगह वो हिस्सा लेते रहे। और इसके बाद 1952 का दौर आया। देश आजाद होने के बाद पहला चुनाव और मध्य प्रदेश में भोपाल वो भेजे गए और कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको मुख्यमंत्री का न सिर्फ उम्मीदवार बनाया गया, बल्कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए बहुत सारे अपने कामकाज के लिए जाने गए, पहचाने गए। नेहरू जी के बेहद करीबी शंकर दयाल शर्मा। लेकिन इसी के साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि दरअसल इंदिरा गांधी के पति फिरोज गांधी के भी वो बेहद करीबी मित्रों में गिने जाते रहे। यही कारण रहा कि इंदिरा गांधी जब तक रही, शंकर दयाल शर्मा को कई महत्वपूर्ण पदों से न सिर्फ नवाजा गया, बल्कि एक के साथ तो बहुत ज्यादा प्रचलित हो जाता है। कहा जाता है कि जब कांग्रेस पार्टी में दो फाड़ हो रहा था, 1969-70 का ये दौर था, इंदिरा गांधी को सभी कमजोर समझ रहे थे। लेकिन शंकर दयाल शर्मा एक ऐसे युवा जो दिन में तो जो उस समय के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, जो इंदिरा गांधी से 36 का आंकड़ा रखते थे, वो उनके पास चले जाते थे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता और कुछ जिम्मेदारी की वजह से ये पूरी ईमानदारी से कांग्रेस पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा अदा करते थे। जबकि दूसरी तरफ शाम ढलने के बाद ये इंदिरा गांधी के पास पहुंच जाते थे और वहां जाकर दिन भर कांग्रेस पार्टी में क्या कुछ हुआ है, इंदिरा गांधी के खिलाफ किसने कौन सी बातें कही हैं, पूरी जानकारी इंदिरा गांधी तक पहुंचाते थे। हालांकि बाद में जब इंदिरा गांधी के विरोधी गुट को इस बारे में एहसास हुआ, तो फिर शंकर दयाल शर्मा को लेकर बहुत सारे मामलों में उन लोगों ने अपनी भौं सिकोड़नी शुरू कर दी और कई मामलों में इनके पत्ते भी काटने शुरू कर दिए। लेकिन उसके बाद 1971 में तो इंदिरा गांधी प्रचंड तरीके से जीतकर सत्ता में आती हैं और इस तरह से शंकर दयाल शर्मा को इंदिरा गांधी के करीबी होने का बहुत सारे पदों पर बहुत सारा फायदा भी हुआ। आज के मध्य प्रदेश और भोपाल का जो स्वरूप आप देखते हैं, दरअसल ये 1952 के दौरान नहीं था। जैसा कि मैंने आपको बताया, कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर 1952 में वो भोपाल भेजे जाते हैं, वहां पर मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं। 1956 तक वो इस पद पर रहे। और आपको ये भी बताते चले, जब मध्य प्रदेश का निर्माण करने के लिए भोपाल का विलय अन्य राज्यों के साथ किया गया था, उसके बाद फिर वहां पर चुनाव होता है और अलग तरह की परिस्थितियां जन्म लेती हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व लगातार उस समय, क्योंकि एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में थी और ऐसा लगता था कि कभी उसका सूरज अस्त नहीं होगा। हालांकि लगातार कोशिशें विरोधी दलों की ओर से की जाती रहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को हरा पाने में उस दौर में किसी को भी कामयाबी नहीं मिलती थी। आपको ये भी बताते चलें, इंदिरा गांधी सरकार की कैबिनेट में 1974 से 1977 तक शंकर दयाल शर्मा संचार मंत्री भी रहे। जैसा कि आपको बताया मैंने, इंदिरा के बेहद करीबी थे। जब कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बंट रही थी, तो कांग्रेस पार्टी के भीतर किस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, इंदिरा गांधी को लेकर कौन सबसे ज्यादा आलोचना करता है, कौन उनके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, शंकर दयाल शर्मा ही ये सारी कहानियां बताते थे इंदिरा गांधी को, तो उसका फायदा तो मिलना ही था। भोपाल सीट से सन 1971 और 1980 में दो बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद शंकर दयाल शर्मा संसद भवन पहुंचे थे। 1984 में वो भारतीय राज्यों के राज्यपाल भी अलग अलग जगहों पर नियुक्त किए गए थे। खैर, आगे की ओर बढ़ते हुए आपको बताते चले, 1985 और उसके बाद की स्थिति में पंजाब के राज्यपाल के तौर पर इनकी नियुक्ति होती है, क्योंकि 1984 में जब सिख विरोधी दंगे और उसके पहले इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, पंजाब जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी इनको दी गई थी। लेकिन सिखों और भारत सरकार के बीच लगातार जिस तरह का संघर्ष बढ़ता हुआ चला जा रहा था, वहां के हालात बहुत खराब थे। इसीलिए पंजाब के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद महाराष्ट्र के गवर्नर उनको नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल के रूप में उनका अंतिम कार्यकाल ये रहा 1992 तक। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले के एपिसोड में आर वेंकटरमण के बारे में जानकारी दी थी, जब वो देश के राष्ट्रपति थे तो फिर उपराष्ट्रपति के तौर पर इन्होंने कामकाज को संभाला था और फिर 1992 में देश का राष्ट्रपति बनते हुए इन्होंने जॉर्ज स्वेल को हराकर 66% मत प्राप्त किए थे और 66% अपने आप में
यकीनन एक शानदार इनकी जीत हुई थी। आपको ये भी बताते चलें कि अपने कार्यकाल के दौरान 3 ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनको शंकर दयाल शर्मा ने शपथ भी दिलाई थी। उसमें से एक अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो खुद मध्य प्रदेश से, वो भी ब्राह्मण चेहरा। शंकर दयाल शर्मा जो खुद मध्य प्रदेश से, ब्राह्मण चेहरा। कहा जाता है कि जब 13 दिनों की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी थी, उसके ठीक पहले जब अटल जी अपनी सरकार बनाने के लिए इनसे निवेदन करने के लिए गए थे और इनकी ओर से उसको स्वीकार भी कर लिया गया, लेकिन बहुमत अटल बिहारी वाजपेयी सदन के भीतर साबित नहीं कर सके और 13 दिनों के बाद ही उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो अटल जी के ऊपर तो सवाल खड़े ही हुए थे कि जब आपके पास आंकड़े थे ही नहीं तो आप कैसे पहुंच गए, सरकार भी बनाने की बातें और शपथ भी ले ली। लेकिन शंकर दयाल शर्मा की भी उस समय बहुत आलोचना हुई थी और कहा तक तो ये यहाँ तक कह दिया गया था कि दरअसल वो ब्राह्मण चेहरा मध्य प्रदेश से आते हैं, ये भी ब्राह्मण चेहरा मध्य प्रदेश से आते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने खेल कर दिया अटल बिहारी वाजपेयी के पक्ष में। इस तरह के आरोप भी शंकर दयाल शर्मा के ऊपर एक दौर में लग चुके थे। इसके पहले कि उनकी बेटी की हत्या किस रूप में हुई, विस्तार से आपको मैं जानकारी दूं, उसके पहले एक बार आपको भोपाल लेकर चलते हैं। भोपाल के गुलियादाई में शंकर दयाल शर्मा का घर था। बचपन इन्हीं गलियों में गुजरा, इन्हीं गलियों में खेलते हुए वो बड़े हुए। लेकिन राष्ट्रपति बन जाने के बाद सुरक्षा कारणों के मद्देनजर इनकी मनाही थी कि आप उन गलियों में नहीं जा सकते क्योंकि आपकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि वो गलियां बेहद संकरी थी। इस वजह से शंकर दयाल शर्मा जब तक राष्ट्रपति थे तब तक कभी भी भोपाल की उन गलियों में जहां पर वो पले बढ़े, जहां पर बड़े होने के, कामयाब होने के सपने उनकी ओर से देखे गए थे, उन जगहों पर वो नहीं जा पाए थे। लेकिन एक बार फिर से लौटते हैं, राजधानी के कीर्तिनगर आपको लेकर चलते हैं। 1985 का वक्त था। आपको बताते चलें कि उस समय कीर्तिनगर में अपने आवास पर ललित माकन, जो उस समय कांग्रेस पार्टी के युवा नेता थे, वो लोगों से मुलाकात कर रहे थे। तभी 3 आतंकवादियों, जिनमें से एक हरजिंदर सिंह जिंदा, सुखदेव सिंह सूखा और रंजीत सिंह गिल उर्फ कुकी ने उन पर गोलियों की ताबड़तोड़ बौछार कर दी थी। फायरिंग में उनकी बेटी गीतांजलि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो बाहर आती हैं और गोलियों की चपेट में वो भी आ जाती हैं। उनकी भी आतंकवादियों ने जान ले ली थी, उनकी भी मौत हो गई थी। आतंकवादी बाद में फरार हो गए और उसके बाद इन्हीं आतंकवादियों ने जनरल अरुण वैद्य की भी हत्या कर दी थी, जिन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का नेतृत्व किया था। बाद में इन आतंकवादियों की गिरफ्तारी होती है। जिंदा और सूखा पर केस चला और कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुना दी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी थी, जब शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे तब उनके सामने इन हत्यारों की, उनके दामाद और बेटी के हत्यारों की दया याचिका पहुंचती है। सूखा और जिंदा ने फांसी से बचने के लिए यह दया याचिका लगाई थी, लेकिन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने उसको खारिज कर दिया। 9 अक्टूबर 1992 को दोनों ही आतंकवादियों को पुणे की यरवड़ा जेल में फांसी की सजा दी गई थी। आपको बताते चलें कि बहुत सारे ऐसे फैसले थे। यकीनन कांग्रेस पार्टी की ओर से कई अहम पदों पर रहने वाले शंकर दयाल शर्मा, और जिनको राष्ट्रपति भी इसीलिए बनाया गया क्योंकि यकीनन आज के दौर में भी या पीछे भी पलट कर देखें तो हमेशा जो भी पार्टी सत्तारूढ़ रहती है उसको लगता है कि अगर कोई भी दस्तखत के लिए अगर कोई भी फाइल हम राष्ट्रपति भवन भेजें तो उस पर ज़्यादा किंतु परंतु नहीं हो और उस पर सीधे दस्तखत कर दिए जाएं। इसी वजह से राष्ट्रपति के चुनाव में हमेशा अपना हित भी पहले देखा जाता है और शुरू से लेकर आज तक ये पीढ़ी, ये परिपाटी या ये जो परंपरा है वो हम सब देख रहे हैं, लोकतंत्र में चलती हुई चली आ रही है। लेकिन इसी के साथ ही साथ शंकर दयाल शर्मा जो उपराष्ट्रपति थे, एक समय का वाकया मुझे याद है, मैं उसका जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगी। दरअसल जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का सभापति भी होता है, इसीलिए राज्यसभा का चेयरमैन रहते हुए संसदीय गरिमा को बरकरार रखने के लिए, अपने सख्त तेवरों के लिए भी ये जाने और पहचाने गए। दरअसल किसी राजनीतिक मुद्दे पर जो सत्तारूढ़ दल के लोग थे, जो सत्तारूढ़ पार्टी थी, ये मैं तब की बात कर रही हूं जब वो उपराष्ट्रपति थे और राजीव गांधी भी उस दौर में थे, ये तब की बात है। राजीव गांधी के समर्थन में और कुछ मुद्दों को लेकर वेल में आकर लगातार सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सांसद हंगामा करने लगे। इनके लाख समझाने पर भी इनकी बातें नहीं मानी गई और फिर
सदन में सदस्यों के सत्तारूढ़ पार्टियों के इस व्यवहार को देखकर। दरअसल कुछ मुद्दों पर विपक्षी दल बहस चाहते थे, जिसकी इजाजत इनकी ओर से दे दी गई थी, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के लोग इस बारे में इजाजत नहीं देना चाहते थे। इसीलिए लगातार नारेबाजी की जाती रही सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी की ओर से। लेकिन ये इतने ज्यादा आहत हो गए कि इनकी ओर से स्पष्ट तौर पर कहा गया, आसन छोड़कर चले गए। और फिर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की हत्या में कोई पक्ष ये नहीं बनना चाहते, इसी वजह से वो नहीं चाहते कि वो इस पद पर रहें। इस तरह की भी बातें उनकी ओर से जब वो पद पर मौजूद थे तो कही गई थी। खैर, ये तो बात हुई शंकर दयाल शर्मा की। तमाम अपनी कविताओं के जरिए भी अपने मन की बातें उनकी ओर से कही गई। लेकिन यकीनन आज मौजूदा दौर में जब हम द्रौपदी मुर्मू, जो ये माना जा रहा है कि वोटिंग के बाद तमाम बातें उनके पक्ष में गई हैं, बड़ा मत उनके पक्ष 60% से ज्यादा वोट उनके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है, जबकि 40% से कम यशवंत सिन्हा के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। द्रौपदी मुर्मू की कहानी मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू के गांव जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके मैंने उनके संघर्ष को देखा, समझा और उन लोगों की जुबानी पूरी कहानी को बुनने की कोशिश की है, जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। द्रौपदी मुर्मू, जिनके 2 बेटों की डेथ हो जाती है, उनके पति की डेथ हो जाती है, उनके पति की मौत हो जाती है बीमारी की वजह से। उनका भी लंबा संघर्ष रहा है और बिल्कुल उसी तरह से समय समय पर बहुत सारी शारीरिक परेशानियां शंकर दयाल शर्मा के सामने आती रहीं। जब बेटी और दामाद की जान गई होगी, आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो आंध्र प्रदेश का राज्यपाल हो और उसके बेटी की आतंकवादियों की ओर से हत्या कर दी जाए तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। राष्ट्रपति रहते हुए जब दया याचिका उनके सामने आई होगी तो क्या बीती होगी उस व्यक्ति के ऊपर। लेकिन हमेशा साहस के बल पर हमेशा खुद को मजबूती प्रदान किया और देश में एक नई मिसाल गढ़कर गए शंकर दयाल शर्मा, 9वें राष्ट्रपति के तौर पर, जिन्होंने इस देश में अपनी बड़ी अच्छी पहचान बनाई। ये तो बात हो गई देश के 9वें महामहिम की। अगले एपिसोड में बात करेंगे देश के 10वें राष्ट्रपति की। तब तक के लिए बने रहिए आज तक के साथ और देखते रहिए आज तक डिजिटल।